सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व दलहन दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे। तो आंसर होगा 10 फरवरी को। तो हर साल 10 फरवरी को ये विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। और कब से? 2009 से संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन इसे मना रहा है। और इस बार की थीम क्या रही? पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। और आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन ने 2016 को दलहन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में घोषित किया था। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किस वर्ष को ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो इसका आंसर करोगे 2023 को। और यूनाइटेड नेशन को भी 2050 तक दलहन यानी कि पल्सेस की खेती को दोगुना करने की उम्मीद है। अब देखो फरवरी में कौन कौन से डेज हमने मनाए। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया। अभी 8 फरवरी को हमने सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी कि सेफर इंटरनेट डे के रूप में मनाया था। और अब 10 फरवरी को ये विश्व दलहन दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में किस विभाग ने ओलंपिक बुलेयार्ड या इसे बोल दीजिए ओलंपिक विधि इसका निर्माण किया है? तो आंसर होगा पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग। तो अभी लोक निर्माण विभाग ने ओलंपिक चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए उत्तरी दिल्ली में लगभग 900 मीटर लंबा खंड समर्पित करने का निर्णय लिया है। और इसी खंड का नाम ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेयार्ड रखा जाएगा। तो ये स्पोर्ट्स थीम वाला ये जो खंड है ये अपनी तरह का पहला है, जो कि लगभग कितना लंबा है? 900 मीटर लंबा है। तो इसमें क्या होगा? ओलंपिक जो भी टोक्यो ओलंपिक या टोक्यो पैरालंपिक जो भी चैंपियंस रहे हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पे लगाई जाएंगी। और कहाँ पे लगाई जाएंगी? दिल्ली में। किन किन की मूर्तियां होंगी? जैसे कि जो हमारे भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। और इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस मना रहे हैं हम कब? 7 अगस्त को। उसके अलावा हमारी जो शटलर हैं बैडमिंटन है पीवी सिंधु, जिन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज जीता था। एक हमारी बॉक्सर हैं लवलीना बोरगोहान, इन्होंने भी ब्रोंज जीता था, ये असम की है। पहलवान बजरंग पूनिया, पहलवान रवि दहिया, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, तो इन सबकी वहां पे मूर्तियां लगाई जाएंगी। अच्छा, ये बनाया क्यों जा रहा है? देखो, एक तो हमने बता दिया कारण, खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए। और दूसरा कारण है युवाओं को मोटिवेट करना, ताकि वो फिट रहने के लिए जो गेम्स होते हैं, जो खेल होते हैं, उनको अपने जीवन में शामिल कर सकें। तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वो समर ओलंपिक थे। कौन से नंबर के? 32वें, 32 नंबर के थे, जिसका मैस्कॉट क्या था? मिराइतोवा। और पैरालंपिक के लिए था सोमाइती। भारत की रैंक क्या रही इसमें? 48 रही थी। और कितने मेडल जीते थे? 7 मेडल। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है? बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 को जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 ये भी 14 जनवरी को शुरू हुआ था, जो कि 5 फरवरी 2022 तक चला।
कहाँ पे? वेस्ट इंडीज में। ये इसका 14th एडिशन था। ये पहली बार वेस्ट इंडीज में हुआ और भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार ये खिताब जीत लिया है। भारत ने किसे हराया? इंग्लैंड को हराया। अच्छा चलो आप ये बताओ, बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर अभी कौन बने थे? तो इसका उत्तर होगा उन्मुक्त चंद। और उन खिलाड़ी का नाम बताओ जो एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे। तो आंसर होगा एजाज पटेल। ये न्यूजीलैंड के हैं और अभी दिसंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भी इनको चुना गया था। और अगर पूछा जाए सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी, तो आंसर होगा भारत। अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 उसको जीता मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। बाकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसको जीता तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके। और अभी राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट को किसने जीता था? आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक को हरा करके। और बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी स्मृति मंधाना। और स्मृति मंधाना से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। इन्हें रचिल हे हो फ्लिंट अवार्ड भी मिला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। साथ में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी मिली और ये सम्मान पाने वाले ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर हैं। बाकी आईसीसी स्थापना होती है 1909 में, दुबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड से हैं ये। और नए सीईओ बने जॉफ एलार्डिस। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सेल्फोर्स के द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? तो आंसर होगा भारत। तो वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022, इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022। और इसे किसने जारी किया? तो सेल्सफोर्स कंपनी ने। और ये इंडेक्स क्या बताएगा कि डिजिटल स्किल सीखने के लिए कौन कितना रेडी है, तत्पर है। तो इस इंडेक्स में टॉप पे कौन है? भारत। टोटल 19 कंट्रीज में से भारत टॉप पर है। सेकंड नंबर पे ब्राजील है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है, तो आंसर होगा दिल्ली। और स्टार्टअप से याद आएगा नेशनल स्टार्टअप डे, ये हम 16 जनवरी को मना रहे हैं। और अभी नेशनल स्टार्टअप वीक मनाया था हमने 10 से 16 जनवरी तक। वैसे एक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक योजना भी है हमारे पास, स्टार्टअप इंडिया योजना। कब शुरू होती है? 16 जनवरी 2016 को। और अभी भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना था? चेन्नई सुपर किंग बना था। तो ये सब ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे 18वें स्वर्गीय माधवराज लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा नितिन गडकरी। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री है ये नितिन गडकरी, जिनको पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये जो पुरस्कार है ये नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय के द्वारा दिया जाता है। और इससे पहले ये पुरस्कार महाराष्ट्र के कुशल विधानसभा सदस्य कार्यक्षम आमदार को दिया गया था। इसमें पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है। बाकी शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अभी 2022 का नेताजी पुरस्कार दिया था हमने। प्राजक्ता कौली इंडिया की पहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन घोषित किया गया था इनको। और सतीश अडीगा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार मिला, किसने दिया? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। ध्यान रखना ये भी बढ़ते आगे। बताइए, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो भारत का पहला व्यवसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। तो ये जो प्लांट है ये हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन बनाएगा। और इस प्लांट को 24 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी मिलकर लगाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताओ CO2 कैप्चर करने के लिए, वातावरण से CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया किसने? टाटा स्टील ने। और दुनिया में ये चीज़ शुरू की थी आइसलैंड ने। और जिस प्लांट ने शुरू की थी उस प्लांट का नाम है आर्का। चलो आप तो ये बताओ,
भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। और दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहाँ पे लगाया गया? असम में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला LNG प्लांट ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो नागपुर में इसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी जी ने। और अभी हमने पढ़ा था दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया? दुबई में। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से पढ़ा था ये उत्तर प्रदेश में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। और हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? लद्दाख में। मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली बसें होंगी यहाँ पे। अच्छा, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केवेंडिश ने। हाइड्रोजन स्वच्छ ईंधन इसको कहा जाता है। और अभी हमने पढ़ा था जो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बताओ ये कहाँ पर प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस सिस्टम में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना इसने शुरू की? तो आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे ये खुला गया? तो आंसर होगा गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो अभी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफे खुला गया है और ये अब दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। कैफे का नाम क्या रखा गया? स्नोग्लू। इसे वसीम शाह ने बनाया है। कहाँ बनाया? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इस कैफे में कैपेसिटी कितनी है लोगों के बैठने की? 40 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। और इससे पहले सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्विट्जरलैंड में था। क्या होता है ये इग्लू? ये स्नो हाउस होता है, बर्फ से बना हुआ घर होता है। और इसकी जो बर्फ होती है, जिस बर्फ से ये बना होता है, वो हवा के अणुओं को फंसा लेती है अपने बीच में, अणुओं यानी कि एटम्स को। और फिर ये जो अणु होते हैं ये घर को गर्म रखते हैं। मतलब ये जो हवा है ना, ये इंसुलेटर का काम करती है। ये अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। अंदर गर्मी कहाँ से आएगी? इंसानों की गर्मी हो गई, या आप हाथ वगैरह अलाव वगैरह लगाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो उसकी जो गर्मी हो गई उसको बाहर नहीं जाती है। मतलब अंदर का जो टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन करती है लंबे समय तक। इसलिए इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। जैसे बाहर का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो इग्लू के अंदर का लगभग -7 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप। अभी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? और यहाँ पे बात हो रही है जम्मू कश्मीर को, तो हम देखते हैं ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा है। अच्छा, मुझे बताओ जम्मू कश्मीर के अभी किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया था? तो आंसर होगा जैरी। और हमने पढ़ा था 100% दोनों डोज देने वाला पहला गांव कौन सा बना था? ये बना था जम्मू कश्मीर का वयान गांव। अभी पर्यटन को प्रमोट करने के लिए पहली बार यहाँ पे अहरबल फेस्टिवल भी मनाया गया था। एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी मिशन भी यहाँ पे शुरू हुआ था। और कश्मीर की डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर भी मिल गया है। अभी ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए साथ नाम से एक पहल भी इन्होंने शुरू की थी। उसके अलावा बुनकरों के लिए कारखंडर योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और सरकारी कामकाज की निगरानी और कामों को समय पर पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रूफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। यहीं पे ही बंगस आवाम मेला लगता है, खीर भवानी मेला भी यहीं पे लगता है। और यहीं पे हौसला योजना शुरू हुई थी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही मिलेगा। यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगा कहाँ पे? गोवा में। सलीम अली, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दचिंगम नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। यहीं पे आपको हंगुल मिलेगा। हंगुल जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा गौतम अडानी। तो अभी हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनकी संपत्ति कितनी है? 88.5 बिलियन डॉलर, जबकि मुकेश अंबानी की है 87.9 बिलियन डॉलर। और अगर दुनिया में बात करेंगे तो गौतम अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और वैसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो आप जानते ही हो कौन है? टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क हैं। उनकी संपत्ति कितनी है? 235 बिलियन डॉलर। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, अभी वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा संजय मल्होत्रा। तो याद रखना, संजय मल्होत्रा, इनको वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामित किया गया। उन्होंने देबाशीष पांडा का स्थान लिया है। बाकी एस किशोर अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ये नए चेयरमैन बने। डॉक्टर उन्नी कृष्णन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कहाँ पर है, केरल तिरुवनंतपुरम में, उसके अध्यक्ष बने। और शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, ये JNU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। ध्यान रखना, ये नाम भी बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में जारी टॉमटॉम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय शहर टॉप पे है? तो आंसर होगा मुंबई। तो अभी हाल ही में जारी टॉमटॉम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार मुंबई 2021 में भारत का सबसे ज्यादा और दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया, जबकि बेंगलुरु इस बार 10वें स्थान पर है, दिल्ली 11वें स्थान पे और पुणे 21वें स्थान पे है। लेकिन अगर बात करें दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है इसके अनुसार, तो है टर्की का इस्तांबुल। तो ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते आगे। फिर बताइए, इंस्टाग्राम पर 40 करोड़ फॉलोवर्स पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो वही है जो पहले चल रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और अभी इनके इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ फॉलोवर्स हो गए हैं, और वे इस मुकाम पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। वैसे तो फर्स्ट नंबर पे यही चल रहे हैं, आगे भी जाएंगे तो यही जाएंगे, तो ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में कंचोत उत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो जैसे करवा चौथ आपने सुना होगा, जिसमें शादीशुदा महिलाएं व्रत रखती है, पूजा करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो बस जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह का ये उत्सव है जिसे कंचोत कहा जाता है, जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ता है। बाकी जम्मू कश्मीर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कुछ उत्सव त्योहार हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा जम्मू कश्मीर में ही अभी पहला अहरबल महोत्सव मनाया गया था। अच्छा, आप तो ये बताओ कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको असम में, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। और वांचुआ महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है, तीवा या लालुंग जनजाति के द्वारा। जबकि सबरीमाला मंदिर आपको मिलेगा केरल में, और यहीं पे मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है। यहीं पे ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, और अट्टुकल पोंगल त्योहार भी यहाँ पे मनाया जाता है। लेकिन पोंगल त्योहार ये तमिलनाडु में मनाते हैं, आदिपुरम त्योहार भी यहीं पे मनाते हैं तमिलनाडु में, और त्योहारों का शहर तमिलनाडु के मदुरै को कहा जाता है। अच्छा, बतुकम्मा उत्सव का मनाते हैं तेलंगाना में, यहीं पे बोनालू त्योहार भी मनाया जाता है। तो ये सब ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे प्रश्न पूछा था विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन सेंटर के निदेशक डायरेक्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और आपको बता दूं इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया। वहां जाकर के आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से टेस्ट लगाइए, रिवीजन करते रहिए, और इनका PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है, सीरीज अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।